नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। एक कहावत है हिंदी में कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। ये कहावत पूरी तरीके से पड़ोसी मुल्क और हमारे दुश्मन चीन पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। दरअसल चीन ने कहा है कि वो भारत में कश्मीर में हो रहे हालात से काफी चिंतित है। वो यहाँ के माहौल को लेकर चिंतित है। यहाँ पर आतंकवादियों का जब एनकाउंटर किया जाता है वो इससे चिंतित है और चाहता है कि सही ढंग से, बेहतर ढंग से भारत की सरकार इस पूरी समस्या का समाधान करे। चीन आखिर ये बातें कह के किसे खुश करना चाह रहा था? क्या वो पाकिस्तान को खुश करना चाह रहा था? जबकि चीन को ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया जानती है कि चीन की सरजमी पर उइगर समुदाय के लोगों के साथ, जो वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उइगर कहा जाता है उन्हें, उनके साथ चीन कैसा व्यवहार करता है। चीन में मुस्लिम समुदाय के लोग ना तो रमजान में रोजा रख सकते हैं, ना किसी तरीके से मस्जिदों में आजान हो सकती है, ना ही वहां पर सीधे तौर पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने तक पर बैन है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को, मुस्लिम मौलवियों को सड़कों पर नचाया जाता है। ये वही चीन है जो सीधे तौर पर अपने यहाँ मुस्लिम समुदाय को लेकर उनके रिलीजियस एक्टिविटी पर बैन लगाता है, लेकिन कश्मीर के हालात पर बेचैन है। आखिर चीन ये सब कहकर किसे खुश कर रहा है, हम इसे तो समझेंगे ही साथ यहाँ पर यह बता देना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि चीन के दोगलेपन को देखते हुए, चीन की चालाकियों को देखते हुए, चीन की गद्दारियों को देखते हुए भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। और यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से लद्दाख की 14,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर 100 टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण पर हमारी नजर बनी हुई है। हम अपने विशेषज्ञों से इस पर महत्वपूर्ण जानकारियां भी लेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। खून को जमा देने वाली -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी चीन की आंखों में आंखें डालकर बॉर्डर पर तैनात हैं भारत के औरंगजेब, महाराणा प्रताप और टीपू सुल्तान। चौंकिए मत, ये टैंक हैं जो चीन के किसी भी संभावित हमले और घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैनात किए गए हैं। फिलहाल खतरे से निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने लद्दाख बॉर्डर पर 100 टैंकों की तैनाती की है। अभी और टैंकों की तैनाती की जानी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सीमा के उस पार चीनी सेना के जवानों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ ही उनकी संदेहास्पद गतिविधियों के सबूत भी मिले हैं। इसके जवाब में ही 14,000 फुट की ऊंची पहाड़ियों पर ये भारतीय टैंक तैनात किए गए हैं। भारतीय सेना के ये टैंक्स एक विशेष प्रकार के ईंधन से चलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में टीपू सुल्तान, महाराणा प्रताप और औरंगजेब जैसी टैंक रेजिमेंट की करीब 6 महीने पहले ही तैनाती की जा चुकी है। इससे पहले भारत ने 1962 के युद्ध के दौरान प्लेन से 5 टैंक उतारे थे। फिलहाल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कारणों के चलते ये पता नहीं चल सका है कि ये टैंक किस इलाके या रेंज में तैनात किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस इलाके में ऊंचे पहाड़ और घाटियां हैं और दुश्मन यहाँ आसानी से मूवमेंट कर सकता है। इसके चलते जरूरी है कि इस इलाके में ज्यादा फोर्स तैनात की जाए, क्योंकि चीन यानी ड्रैगन के किसी भी विश्वासघाती एक्शन का समय रहते उसी की विनाशकारी भाषा में जवाब देना जरूरी है। सेना के एक अफसर के मुताबिक इलाके के बेहद ठंडे मौसम में काम करने में सैनिकों को भारी परेशानियां होती हैं। ऑक्सीजन कम होने से सांस लेने तक में दिक्कत होती है। ऐसे में इन टैंकों पर कोई असर न पड़े, इसके लिए मिलिट्री स्पेशल ल्यूब्रिकेंट्स और फ्यूल का यूज करती है। भारतीय जाबाज टैंक की मशीन को जाम से बचाने के लिए इसके इंजन को रात में भी 2 बार चालू करते हैं। भारत चीन सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है। चीनी सैनिक कई बार भारतीय सीमा के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि पिछले 2 सालों में इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। And you are doing recce, patrolling your area. So many people. दरअसल इसके पीछे मोदी सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है, क्योंकि टैंकों को तैनाती से भारत ने चीन को ये संदेश दे दिया है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और चीन जबरन इसे अपना बताने से बाज आए। कुमार मयंक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
चीन वो है जो सीधे तौर पर पीठ पर वार करता है, मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत भी चीन पर सटीक बैठती है। और यही वजह है कि इस बात को भारत समझ चुका है और उसकी शैतानियों को और बदमाशियों को देखते हुए लद्दाख के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर टैंक्स की तैनाती कर दी गई है। इस बीच जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कश्मीर पे काफी चिंतित है चीन, लेकिन चीन के अपने ही मुल्क में चीन किस तरीके से वहां के मुसलमानों के साथ दोगलापन करता है, अत्याचार करता है, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से वो परेशान करता है। वहां पर खुद के गिरबान में चीन झांकता नहीं है। वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को रिलीजियस एक्टिविटी पर पूरी तरीके से बैन लगाया जा चुका है। वो किसी भी तरीके का किसी तरीके से रोजा नहीं रख सकते हैं। वहां पर खुलकर आजान नहीं बोली जा सकती है। चीन सीधे तौर पर अपने विरोधियों को और क्या क्या करता है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं कि चीन अपने विरोधियों को टैंक के नीचे रौंद देता है। चीन में रह रहे उइगर मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं मिला है, वो वोट नहीं दे सकते हैं। वहां पर किसी भी तरीके से रिलीजियस मामले में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। तमाम तरीके से उन्हें तड़ीपार कर दिया जाता है। उइगर नेता डोल्कन ईसा के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि चीन में रहते हुए भी उन्होंने जब आवाज बुलंद की तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया, तड़ीपार कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चे मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये तमाम बातें हैं जो चीन में होती हैं, लेकिन चीन को अपने यहाँ जो चीजें हो रही हैं, जो गलत चीजें हो रही हैं, वो नजर नहीं आता। उसे तो भारत में हस्तक्षेप करना है। और इसी मसले को समझने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहूंगी जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने रहते हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं चीन दोगलेपन की अगर हम बात करें, बदमाशियों की बात करें, चीन पर कभी हम भरोसा नहीं कर सकते थे। मैं सबसे पहले आपसे एक जो पहला पहलू है, लद्दाख में हमने 100 टैंक्स की तैनाती कर दी है, क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरत इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी और चीन के लिए कितना बड़ा जवाब है ये? देखिए, लद्दाख पहाड़ी इलाका ज़रूर है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे लगा हुआ काफ़ी इलाका समतल है जहां पर टैंकें चल सकती हैं। अगर ये समतल इलाका है तो जाहिर सी बात है कि चीन यहाँ पर टैंक ला सकता है, क्योंकि चीन का पूरा जितना कम्युनिकेशन सिस्टम है, रोड नेटवर्क है, वो बिल्कुल बॉर्डर तक, लाइन ऑफ कंट्रोल तक आ गया है। हाँ, बिल्कुल। तो उसको काउंटर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी भी टैंकें वहाँ पर मौजूद हों। इसी के तहत हमारी सेना वहाँ पर टैंक ले जा रही है, टैंक उतार रही है। दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन देश के रक्षा के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी प्राइस कम नहीं है, चाहे वो जान माल या संपत्ति किसी भी चीज़ की हो। और हमारा भारत का हर एक सैनिक ये बात समझता है कि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी कुर्बानी करने को तैयार हैं। जो टैंकों का वहाँ पर है, वो टैंकों की जो टैक्टिक्स है वो तो खैर मैनूवर की है, लेकिन जहाँ पर जगह है जहाँ पर उनकी टैंक आ सकती हैं, उसका काउंटर टैंक और एंटी टैंक मिसाइल से ही हो सकता है। और टैंकों का जो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है इसी के तहत किया जा रहा है। जी, यहाँ पर जो ये पूरा इलाका है सर, यहाँ के लिए बोला जाता है बहुत मुश्किल हालात होते हैं। यहाँ पर जो सेना के जाबाज जवान वहाँ रहते हैं, इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि जो टैंक्स वहाँ पर रखे गए हैं उस सिचुएशन में उन्हें भी वहाँ पर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा मैं वहाँ के क्योंकि आप सेना से जुड़े हुए हैं, वहाँ के हालात को अच्छे से समझते हैं, कितना मुश्किल है वहाँ पर और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर इस तरीके की जब आर्मी या फिर हम वेपन्स वहाँ डिप्लॉयड करना चाहते हैं? तो देखिए, हाई एल्टीट्यूड में तो हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है, चलने की भी प्रॉब्लम होती है, वजन उठाने की प्रॉब्लम होती है, हथियार को ले जाने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन रेरिफाइड हो जाती है। उस हाइट पर थकावट ज़्यादा आती है, सांस फूलने लगती है, तो ये सब दिक्कतें हैं। और उसके अलावा जब टैंक जाती है, टैंक का जो ऑपरेशन है उसमें एडिशनल दिक्कतें आती हैं। पहली बात तो यह है कि टैंक का जो फ्यूल है, उसका जो ईंधन है, तेल है, वो भीतर जम जाता है। अगर तेल जम जाएगा तो टैंक स्टार्ट नहीं हो सकती है, एक बात। दूसरा, जो टैंक के वहाँ पर बर्फ़ जब पड़ती है तो अगर टैंक मूव नहीं करेगी तो वो टैंक के मूविंग पार्ट्स पर भी इफेक्ट डालता है। और तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई एल्टीट्यूड में लोहा इतना ठंडा हो जाता है कि अगर आप उसको खुले हाथ से पकड़ लें तो हाथ की उंगलियों में चिलबेन हो जाएगा, हाथ की उंगलियां
खत्म हो जाएंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये तीनों प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए तरीके भी नए नए निकाले जा रहे हैं। जैसे तेल में जो डीजल है जो टैंक में डाला जाता है, उसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे कि वो जल्दी जमे नहीं। उसको रात में, आपने खुद बताया कि रात में कई बार उसको इंजन को स्टार्ट करते हैं जिससे कि इंजन ठंडा ना हो जाए और वहाँ पर उसका जो टैंक्स हैं वो ठंडे ना हो जाएं, क्योंकि टैंक में अगर फुल टैंक है और ठंडा हो जाएगा तो टैंक भी क्रैक कर सकता है। इसी के साथ साथ वहाँ पर जो एक्सरसाइज करने का है, टैंकों की जो एक्सरसाइज है या टैंकों की फायरिंग का जो बंदोबस्त है वह भी नहीं है, क्योंकि रेंजेस नहीं है। और अगर रेंज नहीं होगा, टैंक का क्रू फायर नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, मैनूवर नहीं करेगा, तो उसकी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। इसके लिए भी तरीका निकाला जा रहा है। कुल मिला के ये कठिन परिस्थिति है, लेकिन देश के सुरक्षा के लिए इसको इस परिस्थिति पर काबू पाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन आर्मी इसमें सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल सक्सेसफुल होगी सर। और यहाँ पर क्योंकि मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं 10 सेकंड में एक आपको कमेंट जरूर चाहूंगी। जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, रणनीतिक तौर पर चीन उसे बहुत इंपॉर्टेंट कहता है। आखिर क्या वजह है कि चीन ने उस पर्टिकुलर एरिया में अपनी आर्मी को ज्यादा डिप्लॉयड किया, जिसके जवाब में हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है? क्या रणनीतिक इंपॉर्टेंस है उसकी? देखिए, दो बातें हैं। चीन तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी क्लेम कर रहा है कि वो पूरा अरुणाचल उसका है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर भी लद्दाख के एरिया में भी क्लेम कर रहा है कि उसका है। अगर चीन का चले, कर भी चुका है चीन का चले तो शायद वो इंडियन ओशन तक अपना लाइन खींचे कि बाउंड्री हमारी यहाँ तक है। उसको तो इंटरनेशनल साउथ चाइना सी में ही कह रहा है कि हम किसी को चलने नहीं देंगे। तो चीन एक नया साम्राज्यवादी देश है और ये साम्राज्यवाद इसका धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। अफसोस इस बात की है कि इसको जो बड़े देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं विश्व के, वो भी कंटेन नहीं कर पा रहे हैं और अमेरिका की गलत नीतियों से भी इसमें काफी क्षति पहुंची है। इन बातों को देखते हुए हमको ये समझना है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमको पूरी तैयारी करना है। हमको अपने पैर पर खड़ा होना है और सैनिक विश्वास करना गलत हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, सैनिक दृष्टि से हमको हमेशा एक छोटा सा ब्रेक कह रहे हैं सर मुझे बार-बार। बिल्कुल, और हम तैयार भी हैं इसके लिए, क्योंकि भले ही हम कहें कि हिंदी चीनी भाई भाई है, ये हम कहते हैं, वो इस बात को समझते नहीं और हर बार हमारे पीठ पे हम गलत था और उसका खामियाजा हमने भुगता भी था। बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सर। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चीन के हालात, चीन कश्मीर को लेकर थोड़ा परेशान है, लेकिन अपने यहाँ के हालात को लेकर वो चुप क्यों है, इस दोहरी नीति पर भी इस छोटे से ब्रेक के बाद बात। के बाद स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस चीन की जो कि दोगलेपन का जीता जागता उदाहरण है, जो कहता कुछ है करता कुछ है, मुंह में दोस्ती और दिल में किस तरह से दुश्मनी रखता है। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कश्मीर के मसले पर जो कभी विरले ही टिप्पणी ना करता हो, लेकिन इस बार चीन ने टिप्पणी की है। कश्मीर के हालात को लेकर उसने चिंता जाहिर की है, लेकिन खुद के गिरेबान में नहीं झांका कि किस तरीके से चीन में उइगर समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों को चीनी सरकार वहां पर तमाम तरीके से अत्याचार कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। उसे शायद ये बात दिखाई नहीं देती है। एक छोटी सी रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से उइगर प्रजाति के लोग चीन में परेशान हैं, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं है। चीन की बेशर्मी को पूरी दुनिया भली भांति जानती है। खुद के देश के मुसलमानों को रौंदने वाली चीन की सरकार कश्मीर मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। पाकिस्तान के बाद भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हुए अब चीन ने कश्मीर हिंसा पर चिंता जताई है, लेकिन चीन की नीति पूरी तरह दोगली है, क्योंकि वो कश्मीर में हिंसक भीड़ और पाकिस्तान की नीति का समर्थन करता है, जबकि भारतीय सेना और सरकार वहां पाकिस्तानी आतंकवाद का लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला कर रही है।
न कि चीन की तरह अपने विरोधियों तक को टैंक के नीचे कुचल रही है। सच्चाई तो ये है कि चीन में रह रहे उइगर मुसलमानों को अब तक कोई भी अधिकार चीनी सरकार ने नहीं दिया है। यहाँ तक कि उन्हें मस्जिदों में आजान देने से लेकर नमाज तक पढ़ने पर पाबंदी लगी हुई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे मस्जिदों में नहीं जा सकते। 2014 में शी जिनपिंग सरकार के कुछ विभागों ने उइगर मुसलमानों के रोजा रखने पर भी पाबंदी लगा दी थी। कठोर नीति अपनाकर धार्मिक स्कूल और मस्जिद भी बंद करा दिए गए। बीते अप्रैल में ही शी जिनपिंग सरकार ने बागी नेता और वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता डोल्कन ईसा को भारतीय वीजा देने के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई थी। म्यूनिक में रहने वाले ईसा को चीन आतंकी मानता है और इंटरपोल ने ईसा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा है, जबकि भारत को दहलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद को मासूम नागरिक। चीन के मुसलमान नेता डोल्कन ईसा वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता हैं, जो चीन की तानाशाह सरकार की तानाशाही के शिकार हैं और अपनी जान बचाने के लिए जर्मनी में शरण लिए हुए हैं। चीन के कासागर शहर में तो औरतों पर बुर्का पहनने पर ही पाबंदी लगी हुई है। कासागर वही शहर है जिसका जिक्र शायर अल्लामा इकबाल ने इस्लाम की गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करने के लिए अपनी एक नज्म में किया है। लेकिन कश्मीर के मुसलमानों की चिंता में दिनों दिन मरा जा रहा पाकिस्तान चीन में उइगर मुसलमानों के दमन पर चुप है, क्योंकि चीन भारत जैसा लोकतांत्रिक और शांति पसंद देश नहीं बल्कि अपने विरोधियों को टैंकों के नीचे और बंदूक की गोलियों से उड़ाने वाला एक बिगड़ैल और तानाशाह देश है। और पाकिस्तान ये जानता है कि उइगर मुसलमानों के हक की बात करने पर चीन उसकी पलक झपकते ही बैंड बजा देगा। कुमार मयंक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये है चीन। बहरहाल मैं सीधे बीडी मिश्रा जी से एक सवाल करना चाहूंगी। बीडी मिश्रा जी, चीन जिस तरीके से कश्मीर मसले पर चिंता जाहिर कर रहा है, मेरा सीधा सा सवाल ये है, आखिर किसे खुश करने की कोशिश कर रहा है वो? देखिए, चीन किसी को खुश नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसकी पॉलिसी यही है कि दुनिया को नाखुश रखो, और जो जिसको अभी खुश कर रहा है उसको भी एक दिन नाखुश करेगा। ये तो उसकी पॉलिसी है। चीन का एक ही मुद्दा है कि भारतवर्ष को किसी भी तरीके से इसको तहस नहस कर दो, और कोई भी भारत का मामला है उसको अपोज करो, चाहे वो एनएसजी का मामला हो, इवन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप का मामला हो, या किसी तिजारत का मामला हो। कहीं भी चीन स्पेयर नहीं करता है भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए, भारत का विरोध करने के लिए, भारत को अलग थलग करने का। ये वो किसी को खुश नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी एक जानी सुनी एक उनकी प्लान्ड स्ट्रेटजी है कि भारत को हमेशा आइसोलेट करो। बिल्कुल, और लेकिन भारत ये जो बयानों के जरिए भारत को उस तरीके का नुकसान पहुंचाओ जिससे डिस्टेबलाइज हो जाए। ये जो बयानों के जरिए अस्थिर करने का तरीका अपना रखा है हमारे दुश्मनों ने, वो चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, ऐसे में क्या जवाब हो सकता है? पाकिस्तान को तो हम देश ही नहीं मानते हैं सीधे तौर पर, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रखते, लेकिन चीन सीधे तौर पर अगर देखें तो हम एशिया में अगर हमारे को सीधे कोई टक्कर देता है तो चीन देता है। ऐसे में चीन की जो बयान वाले काम चलते हैं उसको किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, बयान तो अलग की बात है। सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी का दर्जा इतना अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप इंटरनली डिस्टेबलाइज न हो। आज आपके यहाँ जितने तबके हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इसने आपके इंटरनल सिक्योरिटी का माहौल पूरा बिगाड़ रखा है। आपके पार्लियामेंट में जो वहाँ पर कश्मीर में विरोध कर रहे हैं, सेना पर पत्थर मार रहे हैं, उनको गोली मार रहे हैं, उनको बच्चा कह के पुकारते हैं, गुलाम नबी आजाद का। और उनको ये कहते हैं कि आप उनके खिलाफ गोली क्यों चला रहे हैं। और अगर किसी पुलिस स्टेशन पर हमला होता है, वहाँ पर तमाम राइफलें लेके लोग चले जाते हैं और लोगों को मारते हैं, उस पर भी ये कहते हैं कि आप कश्मीरियों के साथ सख्ती का व्यवहार कर रहे हो। तो जब आपके यहाँ पार्लियामेंट में यह माहौल है तो आप ये समझ सकते हैं कि चीन को पूरा पता है कि आप कितने डिवाइडेड हैं। आपका समाज, आपका राष्ट्र, आपके राष्ट्र के भीतर की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी डिवाइडेड है। तो सबसे पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सामरिक दृष्टि से इतना सक्षम होना पड़ेगा कि चीन के हर मुकाबला, हर फील्ड में, चाहे वो एट सी हो, चाहे ऑन ग्राउंड हो, ऑन लैंड हो या एयर हो, उसका आप मुकाबला कर सकें। जब आप ये क्षमता
अपने अपने पास इकट्ठा कर लेंगे तब आप चीन को रोक सकेंगे। मोदी गवर्नमेंट में आपको क्या अगर लग रहा है? आप क्योंकि आपने जो एक मैं बहुत शॉर्ट में सर आपका कमेंट चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि हमारे देश के राजनेता हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं जिसकी वजह से बाहर के ऐसे पड़ोसी मुल्क हमारे प्रति बातें करते हैं। कांग्रेस की तरफ से ऐसी बयान आई है, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो अभी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि इस सरकार में हालात बदले हैं और जवाब जो है अब स्ट्रांगली दिया जाने लगा है? मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब से यह सरकार आई है तमाम नीतियां ऐसी हुई हैं जो कि देश के हित में हैं, एक स्ट्रांग स्टैंड लेती हैं, इनका एक जो पोस्चरिंग है उसमें दम दिखाई पड़ता है, और राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, ये हर जगह दिखाई पड़ रहा है। और ये जरूर एक चेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। आज की लीडरशिप बेटर है, स्ट्रांगर है, ज्यादा रिजोल्यूट है और ज्यादा विजनरी है। बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर हालात बदले हैं, हालात सुधरे हैं। जो पिछले कई दशकों से खराब हो चुके थे, जो कई गलत नीतियों की वजह से खराब हो चुके थे, उनमें काफी परिवर्तन आया है। और यही वजह है कि चीन जैसे देश को सबक सिखाने के लिए अब लद्दाख की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भी हम अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं, अपने सैनिक दस्ते को बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में चीन का बेचैन होना तो स्वाभाविक ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बीडी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखने के लिए। बहरहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय